तो आज की बड़ी खबर, रूस का विक्ट्री डे, यूक्रेन का डूम्सडे। जी हां, बड़ा सवाल, और इस सवाल का जवाब दुनिया भी तलाश रही है। व्लादिमीर पुतिन के संबोधन पर भी नजर टिकी हुई है, जो संबोधन शुरू हो चुका है। आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि रूस की रक्षा के लिए नाजी सेना को भगाया। पुतिन ने जो आज अपने संबोधन में बड़ी बातें कही, वो हम आपको बता रहे हैं। 9 मई हम सब के लिए खास दिन है, पुतिन ने कहा। पश्चिमी देश आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं और इस लिहाज से हमारा कदम यूक्रेन पर हमले का बिल्कुल सटीक और सही। नेटो बॉर्डर पर खतरा पैदा कर रहा है, नेटो को दोषी ठहराया। नेटो यूरोपियन यूनियन को जमकर कोसा। आज व्लादिमीर पुतिन ने 1945 को, आपको बता दें, 1945 24 जून को परेड हुई थी, क्योंकि लड़ाई में उलझे हुए सोवियत संघ के पास उत्सव मनाने के लिए समय नहीं था। सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन ने 24 जून 1945 को पहली विक्ट्री डे परेड के साथ दूसरे विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर जीत का ऐलान किया था, और उसका भी दुर्लभ वीडियो सामने आया, जो थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ा हुआ है, जिनसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आज अपने संबोधन के जरिए, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन का संबोधन शुरू हो चुका है, आज अपने संबोधन के जरिए क्या दिखाना चाह रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, उसमें कौन सी महत्वपूर्ण बातें वो रखते हैं। मेरे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए, एक बार फिर परिचय करवा दूं आपका। रोबिंदर सचदेवा, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ मौजूद हैं। अचल मल्होत्रा जी हमारे साथ इस वक्त फॉर्मर डिप्लोमैट मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी जी, इसके अलावा के सिन्हा, डिफेंस एक्सपर्ट, और संजीव त्रिवेदी, जिनको आप देख सकते हैं न्यूज रूम से मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सिन्हा सर, मैं आप सीधा आपके पास आती हूं। पहला टेक, अभी तक आप सुन रहे थे जो हमारी चर्चा रही आज, और जब अभी जो व्लादिमीर पुतिन का संबोधन सामने आया है, उसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर हमला करना जरूरी था। नेटो की जो मंशा थी, उसको रोकने के लिए जो कुछ हमने किया वो बिल्कुल सही कदम था। पहला कमेंट। देखिए आशा, जो पुतिन साहब कह रहे हैं, ये बात उन पहले से कह रहे हैं कि उनकी रेड लाइन थी कि आप जिस तरह से वहां डिप्लॉयमेंट, वो तो कह रहे हैं कि परमाणु के अलावा वहां पर बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन का जिस तरह से जमावड़ा हो रहा था, तो जो बात वो पहले कह रहे हैं वही बात को दोहरा रहे हैं। देखिए, विक्ट्री डे के परेड में बहुत सारे आशा लगा के कि वो कह देंगे कि हमने डॉनबास के इलाके को जीत लिया, हमने मारियोपोल, ऐसा छोटी बात नहीं कहेंगे वो। और क्योंकि बहुत बड़ी चीज है, उन्होंने कहा है कि हमारे बॉर्डरों के ऊपर में न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट हो रही है, और उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि हम इनसे पीछे हटेंगे नहीं। और उन्होंने कहा है कि पूरा रशिया, मदर रशिया का एक, देखिए 2.7 करोड़ लोगों ने 60% बनता है ये पूरा कैजुअलिटी जो सेकंड वर्ल्ड वॉर का, वो केवल बैटल ऑफ कीव, जहां पर आपने देखा बैटल ऑफ स्टेलिनग्राड एंड लेनिनग्राड। मैं इन जगहों पे 2-3 बार गया हूं, और मैंने जब ये परेड देखी है एज ए एडीजी इन्फेंट्री, तो मैं इस चीज को मानता हूं कि उनका जो मदर रशिया का एक रिजॉल्व है, वो रिजॉल्व उन्होंने फिर से ला करके दुनिया के सामने रखा है। और मेरे ख्याल से अभी उनकी क्या खत्म हुई है क्या एड्रेस मुझे नहीं पता, यदि खत्म हो गई है तो उन्होंने वही बातों को दोहराया है जो कि वो पहले भी बोलते आए हैं, और उसके अंदर में उनकी क्लियरिटी को यह दर्शाता है। और देखिए, वहां डिप्टी पीएम जब गए हैं मारियोपोल के अंदर में, और जो पीएम है लुहांस्क और डोनेट्स्क, ये कोई ऐसा नहीं कि अभी का है, ये 2014 में ही कॉन्सेप्ट आ चुका था एलपीआर डीपीआर का, जिसको मिन्स्क अकॉर्ड 2 के अंदर में इसको मान भी लिया गया था यूक्रेनियन ने, जब आपका बेलारूस के अंदर में मिन्स्क अकॉर्ड 2 हुआ, उसका 7वां ये है। तो इन चीजों के ऊपर में जो कार्रवाइयां हो रही हैं, देखिए अभी तो कोई कह रहा था कि रशिया हार चुकी है, इसमें हार जीत की नहीं है, ये रीअलाइनमेंट की बात है। ये वहां के जो अटलांटिक है, ट्रांस अटलांटिक में सिक्योरिटी कंसर्न है, उसके ऊपर में रीअलाइनमेंट है, उसकी रीफोकसिंग है, और ये चीज चल रही है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हुई थी। देखिए, रशिया का जो टोटल ये है कंट्रीब्यूशन, वर्ल्ड नहीं भूल सकता। मगर क्या हुआ, आपको याद होगा 8 अगस्त को जो यूरोप मनाता है विक्ट्री डे, और 9 को, क्योंकि वहां का समय था रशिया के अंदर में, इसलिए 9 मई को मंगाया था, तो लड़ाई खत्म हो गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मगर आपको याद होगा 9 अगस्त और 6 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने बॉम्ब गिराए, एटम बॉम्ब। किस लिए? कहते हैं कि हम सेकंड वर्ल्ड वॉर को रोकेंगे, और उन्होंने पूरा का पूरा फोकस कर लिया, जिसमें 1,29,000 लोग मारे गए और 2,26,000 लोग मारे गए सिविलियन। पर उसके बाद कोल्ड वॉर शुरू हुआ। कोल्ड वॉर शुरू हुआ है 1947 में, और ये 91 में जब रशिया का विघटन हो गया तब ये हो गया।
देखिए, जस्टिफिकेशंस हम हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ कर नहीं कर सकते। नाटो का विस्तार के लिए 1 इंच इधर नहीं आएंगे, मगर नाटो का विस्तार अभी भी हो रहा है। हमारे ही चैनल में बैठे हुए आपके साथ सो कॉल्ड जो हम कहते हैं हम विशेषज्ञ हैं, हम ये बात करते हैं तो रशिया तो हार ही चुका है। रशिया अब मुंह दिखाने लायक नहीं है, पूरी दुनिया लामबंद है। कौन सी दुनिया? भारत तो लामबंद नहीं हो गया, भारत भी एक न्यूट्रलिटी के ऊपर में है। इजराइल है, पूरा वेस्ट एशिया है, पूरा आपका साउथ अमेरिका उसके, तो ये रीअलाइनमेंट का मामला है। देखिए आशा जी, और विक्ट्री डे के परेड के ऊपर में, और फिर अच्छा, आप ही की इस बात पर कमेंट करना चाह रहे हैं रोमिंदर सचदेवा, लेकिन उसके पहले संजय सर के पास भी मेरा जाना जरूरी है। और उससे पहले संजय सर, मैं अभी आ रही हूं आपके पास, उससे पहले एक वीडियो है हमारे पास, वो जरा दिखा दे। रूस में पहली विक्ट्री डे परेड का वीडियो, ऐतिहासिक वीडियो, वो दिखा देते हैं। 24 जून 1945 को जो विक्ट्री डे परेड हुई थी उसका वीडियो, क्योंकि लड़ाई में उलझे हुए सोवियत संघ के पास उत्सव मनाने के लिए समय नहीं था। सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन ने 24 जून 1945 को पहली विक्ट्री डे परेड के साथ दूसरे विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर जीत का ऐलान किया था। यह दुर्लभ वीडियो उसी परेड का है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहला वीडियो जो देखिए, जोसेफ स्टालिन, जहां 1945 की विक्ट्री डे परेड जो हम आपको दिखा रहे हैं, पहला वीडियो, यह ऐतिहासिक है। मॉस्को में रेड स्क्वायर पर सैनिकों से भरा हुआ यह पूरा वीडियो, क्रेमलिन की दीवारों पर व्लादिमीर लेनिन और जोसेफ स्टालिन के बैनर लटकाए गए थे। सड़क पर रूसी सेना के टैंकों का मार्च निकला। फिर सोवियत रूस के मार्शल शिमोन बुडाइनी के साथ खड़े स्टालिन ने परेड की सलामी ली। उसके बाद देखिए 9 मई 1965 के विक्ट्री डे परेड का वीडियो। पहले 20 साल तक रूस में ऐसी ही विक्ट्री डे की सलामी ली जाती रही, लेकिन नाजी जर्मनी पर जीत की 20वीं सालगिरह को रूस ने बड़े जश्न के तौर पर मनाने का फैसला किया और इस जश्न को सीधे रूस के आम लोगों से जोड़ दिया गया। सोवियत नेता लियोनिद ब्रेजनेव ने बहुत बड़ी परेड की सलामी ली और इसके बाद आम लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली जैसा त्योहार मनाया। इस परेड के बाद से 9 मई का दिन रूस में नाजी जर्मनी पर जीत का सार्वजनिक त्योहार बन गया, जो कि अब तक देखने को मिल रहा है। और आज भी जब हम विक्ट्री डे की बात कर रहे हैं, और 9 मई 1995 की विक्ट्री डे परेड का वीडियो भी सामने आया था, जब सोवियत संघ के टूटने के बाद 9 मई 1995 को रूस में पहली बड़ी विक्ट्री डे परेड हुई और इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉन मेजर समेत दुनिया के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए थे। लेकिन अमेरिका रूस की करीबी कभी नहीं रही और इसके बाद रूस में पुतिन का पावर युग आ गया। 1999 की विक्ट्री डे परेड से ठीक 2 दिन पहले पुतिन ने आधिकारिक तौर पर रूसी राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभाली। उनके लिए दुनिया का प्यार भी देखने को मिलता है। संजय समय आपके पास अब सीधे आ रही हूं उनके देश के लोगों का। लेकिन देखिए, ये बदली हुई परिस्थितियों में ये जो पूरा इतिहास हमने गिनाया और व्लादिमीर पुतिन जब से आए हैं, अब इस परिस्थिति में इस बार का विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, जब उनके देश में खुद व्लादिमीर पुतिन डरे हुए हैं कि उनको खुद को अपने लोगों से भी खतरा है। उनके देश में भारी विरोध जो उन्होंने कदम उठाया उसका हो रहा है और तब ये विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। मारियोपोल से भी एक संकेत देने की कोशिश की जा रही है, तो फिर इसे कैसे समझें संजय जी? आशा जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये जो है काफी वेस्टर्न प्रोपेगेंडा भी है, दूसरे एक बिटर वॉर है और दूसरा रियलिटी है। रियलिटी में ये कहा जाता है कि तकरीबन जो इनकी रेटिंग है पुतिन साहब की, वो तकरीबन 85% है आज की तारीख में और बढ़ रही है दिन पर। और एक तो ये बात, दूसरा ये जो 77th एनिवर्सरी 75th डे ऑफ इन्वेजन इन यूक्रेन अगर आप देखें तो रूस ने जो चाहता था, जो उसका मिलिट्री एम था, वो तकरीबन उसने हासिल कर लिया है, चाहे कुछ भी कहे। अब अमेरिका ने भी मान लिया है और यूके ने भी साफ कह दिया है कि रूस से जो इलाका उन्होंने पूर्वी में और दक्षिण यूक्रेन में लिया है, वहां से रूस को हटाना बिल्कुल नामुमकिन है। और जिस तरीके से रूस ने अपना पूरा का पूरा, खासकर मारियोपोल, क्योंकि लैंड कॉरिडोर बहुत जरूरी था, क्योंकि जब तक लैंड कॉरिडोर और डोनबास रीजन को मारियोपोल, और क्योंकि क्राइमिया जो है वो जब ले लिया था 2014 में, उसके बाद ही वेस्ट के साथ, पश्चिम के साथ रूस के जो संबंध है वो खराब हो गए थे। और जिस प्रकार से G8 G7 बन गया, तो इसमें कोई शक नहीं। अब रूस बार बार ये कहने की कोशिश जरूर कर रहा था कि जो नाटो है वो अपने हद पार कर रहा है, तो अब रूस ने जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन रूस कह रहा है बार बार 24 फरवरी को लिए, लेकिन उसका जो जिस प्रकार से डोनबास रीजन में, खासकर डोनेट्स्क और लुहांस्क रीजन में, वो जो मिन्स्क 1 और 2 के एग्रीमेंट के बावजूद भी अब जब देखते हैं हम आप
अपने आप को कि ओडिशा से लेकर के खारसॉन से लेकर के क्राइमिया, मारियोपोल और खार्किव, सूमी, ये धीरे धीरे करके उन्होंने पूर्वी का इलाका और दक्षिण का इलाका में दबदबा बचा। ये कहना बार बार पश्चिमी तौर से कहा जाता है कि पुतिन जो है बीमार है, पुतिन ने अपना चार्ज किसी और को दे दिया है, रशिया जो है बैकफुट पर है। सब जानते हैं कि कुछ भी हो, कितना भी हो, रूस को जो चाहिए था रूस ने ले लिया है। रूस ने अपने को अब जो भी उसका नेचुरल रिसोर्सेज का रीजन था यूक्रेन अब दो भागों में तकरीबन बट गया है, पूर्व और पश्चिम के इलाके में। पश्चिम यूक्रेन जरूर उसका जो झुकाव है वो पश्चिम देशों की तरफ है, लेकिन जो रूसी भाषाई लोग हैं जो ईस्टर्न यूक्रेन में है, दक्षिण यूक्रेन में है, और जिस प्रकार से मारियोपोल में जबरदस्त लड़ाई हुई है, ये साफ दर्शाता है कि रूस ने जो कुछ भी किया है अब रूस देने के लिए तैयार नहीं होगा। और रूस ने अगर इतना सब कुछ किया है, आज भी अगर विक्ट्री में देखें तो 1945 की याद 9 मई और 9 मई 2022 की याद भी दिलाई जा रही है कि हम लोगों ने जो यूक्रेन में हम लोग चाहते थे हमने वो पा लिया है। नहीं तो संजय सर, फिर तो जो आप कह रहे हैं उसका मतलब कि ऑब्जेक्टिव जो लेकर चले थे व्लादिमीर पुतिन वो हासिल हो चुका है। उस लिहाज से विक्ट्री डे परेड जो दुनिया को दिखाने की कोशिश वो बिल्कुल जायज है, वो सही नजर आता है। लेकिन छद्म जीत इसका भी जिक्र किया था आपने संजीव इस बात में कि ये एक तरीके से ये भी कोशिश हो रही है, क्या माने कि इसके बाद अगर ऑब्जेक्टिव हासिल हो गया है तो युद्ध रुक जाएगा, या फिर पुतिन की सेना व्लादिमीर पुतिन ऐसे आदेश देते रहेंगे एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले तमाम उन शहरों पर जहां अभी भी यूक्रेन का कब्जा है वहां पर जारी रहने वाला है। ये युद्ध अभी भी लड़ाई 10वें हफ्ते के बाद भी चलती रहेगी। देखिए, अगर दुनिया में किसी भी व्यक्ति की जो प्रभुसत्तात्मक प्रवृत्ति आ जाती है तो उसके बाद वजहों को तो वो खुद से गढ़ लेता है, और यही स्थिति थी जब हिटलर ने पूरे यूरोप पर और पूरी दुनिया पर काबिज होने के लिए कुछ लॉजिक गढ़ा था कि हम आर्य हैं और यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है। और आज ये कह रहे हैं कि देखिए रूसी स्पीकिंग पीपल है डॉनबास में और मारियोपोल में, और इसीलिए वो हमारा है। सवाल ये नहीं है, सवाल है नाजी एक मानसिकता थी और उस मानसिकता के खिलाफ पूरे पश्चिम के देश लामबंद हुए थे अमेरिका के साथ। आज क्या वो नाजी मानसिकता रूस के भीतर घुस गई है? प्रश्न ये है। और सोवियत यूनियन जिसके खिलाफ लड़ रहा था उस वक्त 1945 में, जिसकी वजह से ये विक्ट्री डे मनाई जा रही है, आज क्या राष्ट्रपति पुतिन उसी की तरफदारी तो नहीं कर रहे हैं? आज की तारीख में वर्ल्ड वॉर II के अपने प्रिंसिपल से कितने दूर आ चुके हैं सोवियत यूनियन, और कहा यही जाता है कि क्या ये रूस जो है वो सही उत्तराधिकारी है सोवियत यूनियन का? क्योंकि आज जब रूसी मारे जा रहे हैं यूक्रेन में तो विक्ट्री डे कैसा? ये बहुत बड़ा प्रश्न उठ खड़ा हुआ है पुतिन के सामने। लेकिन पुतिन ने हमेशा यही बात अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कही है, और आज के भाषण में वो अपने तो क्या अपने ही रास्ते से भटक गए? अच्छा जी, मतलब इस पे तो ये सवाल खड़ा होता है कि खुद रशिया, सोवियत यूनियन या फिर कह लीजिए अपने रास्ते से ही भटक गए हैं। नहीं आशा जी, ये कहना बहुत मुश्किल है। आपने जो अभी उन्होंने विक्ट्री डे पे जो बोला पुतिन, और जितना मैं उन्हें समझ पाया, जो मैंने प्रश्न समझते हैं हाँ जी, तो जितना मैं समझ पाया तो उन्होंने एक अपना नैरेटिव पूरी दुनिया के सामने रखा और अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन के सामने रखा। वो अच्छे से जानते हैं कि उनका जो नैरेटिव है वेस्ट में तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन बहुत सी न्यूट्रल कंट्रीज हैं, बहुत सी दुनिया सिर्फ वेस्ट और अमेरिका ही नहीं है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनके लिए डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी है। उन्होंने 3 बातें कही। उन्होंने एक तो ये बताया अपने लोगों को कि वेस्ट जो है वो पूरी तैयारी कर रहा था कि रशिया की जो ज़मीन है उसकी टेरिटरीज पे इन्वेड करने की वो पूरी तैयारी कर रहा था। दूसरी ये है कि अमेरिका और वेस्टर्न पार्टनर्स जो हैं नियो नाजी फोर्सेस उक्राइन में जो हैं उनके साथ मिलकर रशिया के खिलाफ एक षड्यंत्र कर रहे थे। तीसरी बात यह कि इन हालात में जो मिलिट्री ऑपरेशन रशिया ने लिया वो बिल्कुल सही एक डिसीजन था, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन्होंने ये कहा कि ये उन रशिया के ऊपर थोपा गया। रशिया यानी कि ये कुछ नहीं चाहता था, लेकिन अगर रशिया अपनी सुरक्षा के लिए ये कदम नहीं उठाता तो लेकिन ये यहाँ तो एक और सवाल फिर उठता है ना, हम वो कहते हैं ना कि भविष्य को देखते हुए आप अपना वर्तमान बिगाड़ लीजिए, तो यही हुआ ना? नहीं, वर्तमान नहीं बिगाड़ा। अगर आप देखिए, आप इसको थोड़ा करेगा सोचते हुए कि हाँ हो सकता है। आप थोड़ा पीछे जाइए फिर इतिहास में। इतिहास में अगर आप जाएंगे तो 90s में जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ था तो उन्हें वेस्टर्न अश्योरेंसेस दी गई थी कि नाटो जो है ईस्ट वर्ल्ड यानी रशिया की तरफ मूव नहीं करेगा। 1999 से 2004 के बीच में
14 कंट्रीज जो थी, जो ज़्यादातर वार्सा पैक्ट कंट्रीज थी, जो रशियन उसमें आती थी, और जिसमें इस्टोनिया, लैटविया और ये जो आपकी बाल्टिक स्टेट्स हैं, वो सबको भी उन्होंने शामिल कर लिया। अब उस समय अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम रशियाज पॉइंट ऑफ व्यू रशिया मजबूत नहीं था, और ये अपना घर जो है वही संभालने में लगे हुए थे, बोरिस येल्सिन और दूसरे तीसरे। पुतिन के आने के बाद धीरे धीरे उन्होंने रेजिस्ट करना शुरू किया, और 2008 अप्रैल 3 को जब अनाउंसमेंट हुई नेटो की तरफ से कि यूक्रेन और जॉर्जिया दोनों नेटो के मेंबर बनेंगे, हालांकि कोई डेट अनाउंस नहीं हुई थी, उसका इमीडिएट रिएक्शन पुतिन की तरफ से हुआ। उन्होंने जॉर्जिया पे अटैक किया, जॉर्जिया ऐसा प्रोवोक किया कि एक जॉर्जिया के साथ वॉर हुई। ठीक है। उस जॉर्जिया की वॉर में उन्होंने वहां के 2 ब्रेकअवे रीजन्स जो थे, अबखाजिया और साउथ ओसेटिया, जिन्होंने पहले से ही अपनी स्वतंत्रता घोषित कर रखी थी, उसे रिकॉग्नाइज किया, 3 दूसरे देशों से भी रिकॉग्नाइज किया, और उसके बाद उन्होंने वहां अपनी पूरी तरह से प्रेजेंस जो है इस्टेब्लिश कर ली, इंक्लूडिंग अबखाजिया जो ब्लैक सी के ऊपर आता है। उसके बाद ऐसे ही इतिहास दोहराया गया 2014 में, जब उन्होंने क्रीमिया को अनेक्स, हम सब लोग उसे ये तो होता रहा है। हाँ, नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ ये सिस्टमेटिकली चल रहा है। और तो रशिया, अभी मैं रविंद्र सर आपको भी शामिल कर लेती हूँ। रशिया, एक लास्ट पॉइंट दे दूं कि ये एक कड़ी है, ये सिलसिलेवार चला आ रहा है। जब जब रशिया को लगा कि उनकी सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है, तो उन्होंने एक ड्रास्टिक एक्शन लिया। लेकिन आप ये कब तक करेंगे सर? क्योंकि पूरी दुनिया, यूरोपियन यूनियन, नेटो, सभी, अभी तो फिनलैंड, स्वीडन देख लीजिए, वो कह रहे हैं हम शामिल होंगे, व्लादिमीर पुतिन उनको भी धमका रहे हैं, लेकिन उन पर भी असर नहीं हो रहा है। तो फिर कब तक, कितने देशों से लड़ेंगे? ये तो अपने आप को एक इतने सारे प्रतिबंध, रशिया में ही इतने सारे व्यापारी जिन पर प्रतिबंध लगे, जिन्होंने बड़े बड़े उन्होंने आत्महत्याएं कर ली, व्लादिमीर पुतिन, उनको ऐसी खबर आ रही है, उनको अपनी ही मृत्यु का डर सता रहा है कि उनके खिलाफ कुछ ऐसा किया जा सकता है। उधर इजराइल में हम देखते हैं, जो वहां पर खुफिया एजेंसी है, वो उनके खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में है कि व्लादिमीर पुतिन का ही खात्मा कर दिया जाए। तो ये सारी चीजें तो उनको घेरते हुए नजर आ रही है ना। डेफिनेटली, देखिए 2-3 पॉइंट्स हैं, बट रशिया घिर गया है, रशिया फंस गया है। अब रशिया से कैसे निकलेगा, कब निकलेगा, कह नहीं सकते, राइट। बट 1, 2, 3 थिंग्स। पहली बात, यस एब्सोल्युटली, नेटो घेराबंदी कर रहा था रशिया की, कोई डाउट नहीं है। तो पुतिन का ये जो पॉइंट कि यूक्रेन में अगर मिसाइल्स लग जाते हैं मेरे खिलाफ, एब्सोल्युटली वैलिड है। अमेरिका रशिया को अपना एनिमी कह चुका है, क्योंकि रशिया ने 2016 के इलेक्शंस में इंटरफेयर किया था साइबर इंटरवेंशन से। अमेरिकन इंटेलिजेंस कहती है रशिया हमारा एनिमी है, तभी आप देख रहे हैं अमेरिका कहता है इसको कमजोर करना है। नेटो एक्सपेंशनिज्म। जहां तक बात है नाजिज्म की, वो भी सही है। ये जो अजोव रेजिमेंट है ना, ये एक जमाने में आतंकी ऑर्गेनाइजेशन थी, डेजिग्नेटेड बाय द यूएस या यूएन। ये अल्ट्रा राइटिस्ट लोग थे, हैं। इनको बाद में यूक्रेनियन आर्मी में इंक्लूड कर लिया गया। ये नाजीज हैं, नाजी मेंटालिटी के लोग हैं, अजोव बटालियन के। तो जब पुतिन जो नेटो घेराबंदी की बात करते हैं, नाजीज की बात करते हैं, और यूक्रेन भी इक्वली करप्ट है, जैसे रशिया करप्ट है, वहां भी ओलिगार्क्स हैं। यूक्रेन कोई दूध का धुला नहीं था, राइट। तो पॉइंट ये है कि ओके, वो सिचुएशन है, परंतु आज की तारीख में इट्स अ वॉर ऑफ मिसकैलकुलेशंस। अमेरिका ने मिसकैलकुलेट किया कि मैं इतना धमका दूंगा सैंक्शंस के वजह से रशिया अटैक नहीं करेगा। अमेरिका मिसकैलकुलेट कर गया, या अमेरिका को फायदा भी। ज़ेलेंस्की ने सोचा मैं लड़ जाऊंगा, नेटो आ जाएगी, नहीं हुआ। पुतिन ने सोचा मैं 10 दिन में, 10 नहीं तो 15 या 20 दिन में कर लूंगा। एंड टॉकिंग अबाउट रशियाज मिलिट्री सक्सेस, लेट मी आस्क वन थिंग। खार्किव जो कि 40 किलोमीटर है मात्र रशियन बाउंड्री से, 70 दिन हो गए रशियन आर्मी उसको ऑक्यूपाई नहीं कर पाई। देखिए, वी अंडरस्टैंड एंड वी थिंक रशियन आर्मी कैलकुलेशन जो है ये किसको नुकसान पहुंचाएंगे बड़े स्तर पर और आने वाले समय में, ये महत्वपूर्ण हो जाता है जानना। कि किस तरह से संजय कुलकर्णी साहब हमारे साथ एक छोटा सा, हाँ, पूरी दुनिया असर देखने को मिल रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद, छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे इसी चर्चा में वापस। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।